कहानी तेरे इश्क में। एपिसोड 1 पुरानी यादें। इंडिया से दूर लंदन में इस समय सर्दियों का मौसम था और वहां अभी रात थी और रात में लाइटिंग की रोशनी में वो शहर और झिलमिला रहा था और चांद की रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। वहां अभी बाहर कोई नहीं दिख रहा था क्योंकि अभी रात का समय था, सब अपने घरों में थे। और वही शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, वही इस सुनसान जगह पर बहुत ही खूबसूरत विला बना हुआ था। उस विला के हर तरफ गार्ड खड़े थे और तभी उस विला के बाहर एक महंगी कार आकार रुकती है और वो गार्ड जब उस कार को देखते हैं तो जल्दी से वहां जाते हैं और जल्दी से गेट खोलते हैं। वो कार जल्दी से अपनी रफ्तार पकड़ती है और अंदर चली जाती है। वो गार्डन एरिया से होते हुए विला के गेट के सामने रुकती है। तभी उस कार का गेट जल्दी आके एक गार्ड खोलता है और उसमें से एक 26 साल का नौजवान लड़का बाहर आता है। उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था और पर उसकी आंखें बहुत डरवानी लग रही थी। उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थी और थकी हुई भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काफी दिनों से वो लड़का ठीक से सोया ना हो। फिर वो लड़का अपने खूबसूरत विला के अंदर चला जाता है और देखता है वो पूरा विला खाली था, उसके सिवा कोई नहीं था क्योंकि सारे सर्वेंट चेक गए थे वहां से। फिर वो लड़का सीधे अपने रूम में जाता है, फिर पूरे रूम को देखता है और अपने ओवरकोट को सोफे पर रखता है और वॉशरूम में चला जाता है। फिर वो कुछ टाइम में बाहर आता है, उसने सिर्फ एक लोअर पहना था। वो सीधे अपने बेड पर जाता है और पेट के बल लेट जाता है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे थे और तभी वो लड़का नींद में कुछ बड़बड़ाने लगता है और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। शायद वो कोई सपना देख रहा था। कुछ देर बाद ही वो लड़का एकदम से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है और उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, माँ, और बेड से उठकर बैठ जाता है। वो बहुत लंबी सांसें ले रहा था और पूरा पसीने से भीगा हुआ था और उसके चेहरे पर डर दिख रहा था, शायद किसी को खोने का। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गई थी। कुछ देर वो ऐसे ही बैठा रहता है, फिर अपना सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखो क्या से क्या हो गया हूं मैं। जिस उम्र में बच्चे अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय करते हैं, उस उम्र में मुझे अपने अकेला कर दिया और मैं अपनी उम्र से ज्यादा जल्दी बड़ा बना दिया। किसी की वजह से खुद को मुझसे भी दूर कर दिया। क्यों? क्या गलती थी मेरी? गलती किसी और की और सजा किसी और को, ये अपने गलत किया। माँ देखो, आज आपका बेटा राज करता है दुनिया पर, इतना कुछ होने के बाद भी अकेला है, कोई नहीं है मेरे पास। सब कहते हैं मेरे पास दिल नहीं है, पत्थर है, सही कहते ही, क्योंकि आप मेरे अंदर की सारी मासूमियत लेके चली गई। अब इसे अपने दिल को तरफ हाथ करके बोलता है, अब ये कुछ महसूस नहीं होता। और फिर जो लड़का इतने दर्द में था, तभी अचानक उसका चेहरा गुस्से में तन जाता है और अपने दांत पिसते हुए बोलता है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपकी वजह से मैंने वो खोया है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था, जिसके बिना मैं जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकता था। फिर उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माँ, जिसने आपको मुझसे दूर किया है उसकी जिंदगी में जहन्नुम बना दूंगा। पहले मैं कमजोर था पर अब नहीं, अब मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां लोग सोचते तो ही पहुंचने का पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मैंने इतने कम समय में सब पा लिया, क्योंकि मैं एक डेविल हूँ और उसे जो चाहिए वो कैसे भी पा लेता है, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और डेविल किसी पर रहम नहीं करता है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। और फिर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और फिर वो डेविल स्माइल गुस्से में बदल जाती है। फिर वो गुस्से से अपने बेड से उठता है और जाके अपनी बालकनी में खड़ा हो जाता है। वहां इतनी ठंड होने के बाद भी उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक लोअर में खड़ा था और ऊपर उसने कुछ नहीं पहना था। वो बस ऊपर आसमान में चमक रहे चांद को देख रहा था और अपने अंदर की आग को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके अंदर जो आग थी वो ठंडी नहीं हो रही थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगता है। वो वही सोफे पे बैठ जाता है और पास ही टेबल से एक सिगरेट उठता है और अपने होठों से लगा लेता है। ऐसे ही वो कितनी देर वहां बैठा रहता है और पता नहीं कितनी सिगरेट पी लेता है। रात के 3 बज रहे थे पर अभी भी वो ऐसा ही बैठा था जैसे कोई मूर्ति हो। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर अपने रूम में वापस आता है, वॉशरूम में चला जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। और जब शावर का ठंडा पानी उस लड़के के ऊपर गिरता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है। अब वो लड़का नॉर्मल हो गया था। फिर कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है और एक बार फिर वापस अपने बेड पर आके लेट जाता है, पर उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो पास के ड्रावर से एक फोटो फ्रेम निकलता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और इसे ही ऊपर सीलिंग को देखता रहता है। फिर उसे कब नींद आ जाती है। एपिसोड 2 धोखेबाज। लंदन सुबह के 6 बज रहे थे। वही लड़का जो रात में सपने की वजह से पसीने से भीगा हुआ था और अभी वही लड़का फिर से पसीने से भीगा है, पर अभी वो कोई सपने की वजह से नहीं बल्कि कसरत करने की वजह से पसीने से भीगा हुआ है। रियांश सिंह राठौर, हमारी स्टोरी का डेविल जो किसी पे भी रहम नहीं करता। हाइट 6
2 इंच रंग, गोरा गुलाबी, पतले हाथ, हेजल आंखें, लंबी पतली नाक, दिखने में ऐसा कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। रियांश की एक झलक पाने के लिए लड़कियां पगलों की तरह उसके पीछे लगी रहती थी, पर रियांश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दुनिया की नजरों में रियांश एक सफल बिजनेसमैन था और वही दूसरी ओर पूरी माफिया का किंग डेविल था। दोनों दुनिया पर रियांश का राज चलता था। रियांश के गुस्से को सब बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए कोई भी रियांश के सामने मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचते थे। उसे धोखेबाज लोग और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। रियांश अभी जिम में कसरत कर रहा है। कपड़ों के नाम पे उसने सिर्फ एक शॉर्ट पहना है। उसकी वो कसी हुई बॉडी, उसके वो 6 पैक एब्स हाई जो देखे छुए बिना रह ना पाए रियांश। 1 घंटे तक जिम में वर्कआउट करने के बाद वापस अपने रूम में आता है और वॉशरूम में चला जाता है। करीब 30 मिनट के शावर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है। जब बाहर आता है तो उसकी पूरी बॉडी पे जगह जगह पानी की बूंदें थी। गर्म पानी की वजह से उसकी गोरी स्किन हल्की गुलाबी हो गई। उसके बिखरे गीले बाल जब उसके माथे पर बिखरे हुए थे और एक हाथ में टॉवल से वो अपने बाल से पानी साफ कर रहा था। रियांश इस वक्त इतना हॉट लग रहा था उसको, जो भी लड़की इस वक्त देखती वो देखती रह जाती और खुद को रियांश के करीब जाने से रोक नहीं पाती। उसकी वो मस्कुलर बॉडी सच में सर से लेके पांव तक रियांश किसी कामदेव से कम नहीं लग रहा था। फिर रियांश अपने क्लोजेट रूम में जाता है और करीब 15 मिनट बाद बाहर आता है। इस वक्त रियांश ने ब्लैक पेंट और ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। फिर मिरर के सामने जाके अपने बालों को अच्छे से सेट करता है, अपने महंगी वॉच को अपने हाथों में पहनता है और अपना ओवरकोट और अपना फोन लेके अपने रूम से बाहर निकल जाता है। फिर सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगता है। रियांश के विला में 3 फ्लोर थे। रियांश का रूम एक फ्लोर पे था। सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहा था। नीचे रियांश डाइनिंग रूम की ओर जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने सर्वेंट को नाश्ता लेके आने के लिए बोलता है। डाइनिंग रूम में इस वक्त इतनी शांति थी कि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज साफ साफ सुनाई दे सकती है। सारे सर्वेंट चुपचाप अपना काम कर रहे थे क्योंकि रियांश को शांति में रहना पसंद था। एक सर्वेंट जो अभी इस विला में नया आया था नाश्ता लेकर आ ही रहा था। उसे ये के रूल्स बताए गए थे और ये भी बताया गया था कि रियांश कितना गुस्से वाला है। एक गलती और सीधे वो मौत का देवता बन जाता था। इतना सुनने के बाद उसे रियांश के सामने जाने से भी डर लग रहा था। इसी डर की वजह से वो पूरा कप रहा था और इसी के कारण गलती से उससे नाश्ता जमीन पर गिर जाता है। और जो रियांश अपने फोन में बिजी था, जैसे ही उसके कान में गिरने की आवाज आती है उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। एपिसोड 3 सजा। सभी सर्वेंट अपने अपने काम में बिजी थे, पर जैसे ही सबके कान में कुछ गिरने की आवाज आती है सब डर जाते हैं और उस ओर देखते ही जहां से आवाज आए और दूसरी और वो नया सर्वेंट सर से लेके पांव तक कांप रहा था। उसकी सर उठाकर रियांश को देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसकी जो हालत थी वहां पर रियांश को छोड़ के सब समझ रहे थे। एक सर्वेंट जिसका नाम जॉन था वो दूसरे सर्वेंट से कहता है, बेचारा 1 हफ्ते पहले ही तो आया था और अब उसके साथ क्या हो गया। अब इसे कोई नहीं बचा सकता है। पता नहीं रियांश सर इसके साथ क्या करेंगे। अभी उम्र ही क्या ही बेचारे की। दोनों बस उसके लिए अफसोस कर रहे थे, पर जैसे ही रियांश ने उन दोनों की तरफ देखा तो दोनों चुप हो गया और अपना सर नीचे झुका लिया। फिर रियांश ने उस सर्वेंट की तरफ देखा। जैसे ही उस सर्वेंट ने ये महसूस किया कि रियांश उसे ही देख रहा ही उसकी बॉडी की कंपन और बढ़ गई। फिर रियांश अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उस सर्वेंट की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। अब तो उस सर्वेंट की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी जब उसने महसूस किया कि रियांश उसके पास आ रहा ही उस सर्वेंट की दिल की धड़कन इतने तेज हो गई कि उस पूरे डाइनिंग रूम में उसकी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। रियांश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। अब रियांश उस सर्वेंट के सामने खड़ा था और उसी को बहुत बुरी तरह घूर रहा था। उस सर्वेंट ने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने मुंह से कुछ कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया, फिर नहीं होगा।
वो इतना बोल ही रहा था कि उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई, क्योंकि अब वो बोलने लायक ही नहीं बचा था। और उसकी हालत देख के सारे सर्वेंट के पसीने छूट गए, क्योंकि उस सर्वेंट के गले में एक धारदार चाकू घुसा हुआ था और उसकी आंखें अभी भी बस रियांश को देख रही थी, पर उन आंखों में डर अभी भी दिखाई दे रहा था। बस कुछ पल और रियांश ने वो धारदार चाकू उसके गले से निकाला और अगले पल खून का फव्वारा बाहर आ गया और पूरा फ्लो पे खून ही खून हो गया। वो आदमी वही जमीन पर गिर गया, उसकी वही मौत हो गई। फिर रियांश ने अपने बॉडीगार्ड की ओर देखा और कहा, साफ करो इसे, मुझे मेरे घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे। फिर उसने पलटकर सभी सर्वेंट की ओर देखा और उन दोनों सर्वेंट को अपने पास बुलाया और कहा, बहुत बुरा लग रहा था तुम दोनों को, उसके लिए तो क्यों ना तुम दोनों को भी उसके पास ही भेज दिया जाए। वो दोनों जैसे ही ये सुनते ही उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और दोनों रोने लगते ही और रियांश के पैरों में गिर जाते और माफी मांगने लगते हैं। पर रियांश तो रियांश था, वो दोनों को अपने पैर से लात मारकर दूर फेंक देता है और अपने बॉडीगार्ड की ओर देखता ही और बोलता है, ले जाओ इन दोनों को और डाल दो मेरे प्यारे पेट के सामने। काफी दिन हो गए उन्हें इंसानी मांस खाए हुए, वैसे भी इन दोनों को कुछ ज्यादा ही उसकी फिक्र हो रही थी। उसकी अब ऊपर जाके साथ में रहना, उसके इतना बोले बाकी सब की तरफ देखता है और बोलता है, और किसी को भी उसकी फिक्र ही तो सामने आ जाओ, मेरे और भी पेट्स भूखे हैं। पर कोई भी कुछ नहीं बोलता, सब बस चुप खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे एक आवाज और सीधा मौत, इसलिए सब चुप खड़े थे। फिर रियांश सबको अपने अपने काम करने के लिए बोलता है और सब चुपचाप वहां से अपने काम में लग जाते हैं। फिर रियांश अपना कोट और अपना फोन लेके विला से बाहर निकल ही रहा होता है कि दोनों सर्वेंट चिल्लाते ही रह जाते ही, सर हम माफ कर दो, छोड़ दो हम प्लीज। वो दोनों अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, पर रियांश तो खुद मौत का देवता था। भला वो किसी को क्या जिंदगी देता, वो तो बस मौत देना जानता था। फिर रियांश अपने विला के बाहर आता है और उसके विला के बाहर उसकी महंगी कार खड़ी थी, वो उसमें बैठ जाता है और चल पड़ती ही उसकी महंगी कारों का काफिला लंदन की सड़कों पर। उसकी कार के आगे और पीछे एक एक कार और थी, जिसमें उसके बॉडीगार्ड थे। और कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे एक रुकती है। फिर रियांश कार से बाहर आता है और उस ऊंची बिल्डिंग को देखता जिसपे लिखा था सावित्री। एपिसोड 4, दादी और मनन। मुंबई सपनों का शहर, यहाँ पर हर कोई अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है। कुछ कामयाब हो जाते हैं तो कुछ के सपने टूट जाते हैं। खैर ये तो सब होता ही रहता है। मुंबई की ही एक चोल में इस वक्त बहुत शोर शराबा हो रहा था। सुबह का वक्त था, सभी लोग चोल के बाहर पानी के लिए झगड़ा कर रहे थे। दो औरतें आपस में लड़ रही थी, एक का नाम शांति था और दूसरी का नाम कमला। दोनों पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। शांति ताई कमला ताई से बोली, कमला तू देख, तेरा रोज काहे में पहले नो लगती हूँ और तू बीच में घुस जाती ही। आज मैं तुझे पहले पानी नहीं भरने दूंगी, पहले मैं भरूंगी, देखती हूँ तू क्या करती है। कमला भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो भी अड़ गई, देखती हूँ तू कैसे मुझे पानी नहीं भरने देगी। दोनों आपस में फिर से लड़ने लग जाती है। सारी चोल दोनों से परेशान थी, इन दोनों के झगड़े की वजह और भी परेशान हो जाते थे। दोनों बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सबको गुस्सा आने लगा था। तभी वहां पर एक बूढ़ी दादी आती है और दोनों की तरफ देखती ही और अपने सर पर हाथ रख लेती है और दोनों के पास जाती ही और बोलती है, तुम दोनों फिर शुरू गया, बस भी करो। फिर बूढ़ी दादी आगे आती ही और दोनों को बार बड़ी से पानी भरती और फिर दोनों एक दूसरे को आंखें दिखती ही और चले जाती है। फिर वो भी अपना पानी भरती है और उसे जैसे ही उठाने वाली होती, इतने में एक लड़का भागकर उनके पास आता है और बोलता है, अरे मेरी प्यारी दादी, तुम कहे इतनी परेशान हो रही हो, मैं हूं ना ये सब करने के लिए। दादी पहले वो लड़के को घूरती ही फिर बोलती है, तू यहाँ है तो मेरी बच्ची कहाँ है, सुबह तेरे साथ ही गई थी ना, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तेरे हाथ पर तोड़ दूंगी, समझा। लड़का ये सुन के शौक हो जाता ही और दादी को घूरने लगता है, ये कुछ तो ठीक से चल नहीं सकती है और मेरे हाथ पर तोड़ने का बोल रही ही, गजब ही भाई, हाथ पैर में नहीं ही दम और हम किसी से नहीं कम। ओपन माउथ स्माइल। वो लड़का दादी को इसे ही घूरते हुए सीडीओ की ओर जाने लगता है और उसके एक हाथ में बाल्टी, दूसरे हाथ में भी बाल्टी और उसकी कमर पर गड़ा होता है। वो लड़का एकदम कार्टून लग रहा था, उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। वो दादी को देखता है और बोलता है, क्या दादी, क्या सब एक साथ ही ले जाना ही, मैं एक एक करके लेके आता ना, क्यों मेरी बेइज्जती करवाती हो हमेशा सबके सामने। जैसे ही वो बोलना बंद करता है और दादी की ओर देखता है, दादी उसे ही घूर रही थी। दादी उसे देख के बोलती है, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं ही, जब जवान थी तो कितने किलोमीटर तक पानी लेके जाती थी, और एक तू ही जरा सा क्या चला नखरे करने लगा, रुक तेरी सिख्यात में मेरी बच्ची से करूंगी कि तू मुझसे पानी भरवाता है और भी बहुत सारे काम करवाता है। दादी की बात सुन वो
लड़के का मुंह खुला का खुला रह गया और मन में सोचने लगा ये दादी कितनी बड़ी नौटंकी ही, रोज सारे काम मुझसे करवाती है और बोल रही ही मैं कुछ नहीं करता, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अगर बात उसकी ना होती तो बताता ये दादी को, तो मैं बताता कि मनन क्या चीज है। दोनों ही लड़ते झगड़े अपने रूम तक पहुंच जाते हैं। मनन सब पानी अंदर रखता है और जैसे जाने वाला होता है वैसे ही दादी सुन उसे जल्दी घर लेकर आ, आज उसका इंटरव्यू ही, कहीं वो लेट ना हो जाए। दादी की बात सुन के मुंह टेढ़ा करता है और बाहर की ओर चला जाता है। मनन के बारे करने मनन अभी सिर्फ 22 साल का नौजवान लड़का, दिखने में किसी हीरो से कम नहीं, रंगे हुआ, हाइट 5'9", अभी तो मनन ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है और वो भी कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहा है पर अभी तक मिली नहीं है। मनन इस चोल के मालिक का बेटा है, वो यहाँ रोज आता है सिर्फ रिया के लिए। मनन रिया को बोहर पसंद करता है, बस उसने कभी उसे बताया नहीं क्योंकि उसे डर लगता है कहीं प्यार के चक्कर में वो रिया की दोस्ती भी न खो दे, बस इसलिए उसे कभी कुछ नहीं बताता। मनन भी लड़कियों में काफी मशहूर है, उसके कॉलेज की हर लड़की उसे पसंद करती है, पर हमारे मनन को तो बस रिया के अलावा कोई नहीं भाता। अब क्या करे भाई, प्यार ऐसा ही होता है। जब 2 साल पहले रिया यह आई थी तब से ही मनन मन ही मन उसे चाहने लगा था और आज भी ये प्यार उसके दिल में पनप रहा है, बस रिया को इसकी कोई खबर नहीं थी। वो तो मनन को अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी जो हर मुसीबत में उसका साथ देता था, बस इससे ज्यादा उसने कभी कुछ और सोचा ही नहीं। पर हमारे मनन की कोशिश जारी ही, वो यही सोच रहे ही पहले अच्छी जॉब मिल जाए, उसके बाद वो रिया से बात करेगा और वो मन जाएगी, फिर अपने डैड को बताएगा और रिया से शादी करेगा और उसकी भी एक हैप्पी फैमिली होगी। और अगर उसके डैड नहीं माने तो रिया को लेके कहीं दूर चला जाएगा और वहां अपनी रिया के साथ खुशी खुशी जिएगा। और दादी का तो उसने अलग से प्लान बनाया है, सारे बदले लेगा वो दादी से, जितना वो उसे परेशान करती है वो भी उन्हें ऐसे परेशान करेगा। एपिसोड 5 रिया। अब हम अपनी एंड से मिलते हैं। रिया दिखने सचमुच एक एंजल की तरह है, रंग दूध सा गोरा, बड़ी बड़ी भूरी आंखें जो काजल से सनी हुई है, बड़ी बड़ी पलके, छोटा सा चेहरा, गुलाब की पंखुड़ी से रेड हॉट, छोटी सी नाक, कमर तक लहराते काले बाल, हाइट 5.5, जब हंसती ही तो गालों पर डिंपल पड़ते हैं जो देखे उसका दीवाना बन जाए। अभी हमारी रिया सिर्फ 17 की है, आज से 2 महीने बाद पूरी 18 की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते ही चोल से थोड़ी दूरी पर एक राधा कृष्ण का मंदिर था। मंदिर के पास ही एक बोहर बड़ा गार्डन था, वहां छोटे बच्चे खेल रहे थे और कुछ बूढ़े लोग भी घूम रहे थे। सुबह शुद्ध हवा चल रही थी, पेड़ पौधे लहरा रहे थे, मौसम बोहर ही अच्छा था आज का। बच्चों की चहचहाहट, मंदिर की बजती घंटियां, भजन गति, औरतें, बोहर एक सुकून सा महसूस करवा रही थी। कोई भी कितना भी परेशान हो वहां आके सारे दुख भूल जाए और उसका मन को सुकून मिल जाए। पर इतना अच्छा माहौल होने के बाद भी कोई ऐसा था जिसे सुकून नहीं था, जो खुश नहीं था, जिसका दिल दर्द से भरा हुआ था, जो चाह कर भी न बाहर आ रहा था और न अंदर रखने की अब उसमें हिम्मत बची थी। वो लड़की की आंखों में बेतहाशा दर्द था, आंखों में पानी था, पर उसे बाहर आने से रोक रही थी। क्यों कर रही थी वो ऐसा, ये तो वही जानती थी। रिया ने इन 2 सालों में जितनी तकलीफ सही थी उससे कहीं ज्यादा उसने 2 पहले तकलीफ सही थी। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, उसका परिवार कहाँ है, वो उसकी दादी के साथ यूं ही अकेले क्यों है, ये तो बस वही जानती थी कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ 2 साल पहले। जो 17 साल की लड़की इतनी तकलीफ में है, वो भगवान से ना कुछ मांग रही थी और नहीं उनसे कोई शिकायत कर रही थी, वो तो बस उन्हें देखे जा रही थी। ऐसे लग रहा था आंखों से ही सब बता रही है। काफी समय हो गया था उसे वहां बैठे बैठे, तभी पीछे किसी लड़के की आवाज आई, क्या आज पूरा दिन यही ऐसे बैठी रहेगी। आवाज सुन रिया ने पलट कर देखा तो वहां मनन खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। फिर मनन उसके पास आया और उसी के पास बैठ गया और बोला, तुम अक्सर यहाँ आती हो और चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती हो, मुझे पता ही कुछ तो ऐसा है जो तुम छुपा रही हो। इन 2 सालों में तुम कितनी बार यह ऐसे ही बैठी रही हो और न ही कभी मुझे बताती हो कि 2 साल पहले इसे क्या हुआ कि तुम अपनी दादी के साथ यहाँ आ गई। क्या मैं इस लायक नहीं ही कि तुम मुझसे अपनी तकलीफ बता सको। रिया बस खामोशी से उसे देख रही थी, उसके अंदर क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। इतनी कम उम्र में उसने इतनी तकलीफ सही के वक्त से पहले ही बड़ी हो गई। उसने मनन का हाथ पकड़ा और उसे कहा, तुम ही वो इंसान हो मेरी जिंदगी के जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बस 2 लोग ही मायने रखते ही, एक मेरी प्यारी दादी और एक तुम। तुमने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। एक अनजान व्यक्ति के लिए कौन इतना करता है, अपने घर वालों के खिलाफ जाके, पर तुमने किया और तुम कह रहे मैं तुमने छुपा रही हूँ। मनन, कुछ ऐसी बातें भी होती हो जो हम किसी को नहीं बता सकते, पर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं सही वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगी, पर तुम मुझे अब नहीं पूछोगे कि
दो पहले क्या हुआ था मनन हर मानते औक मेरी बेबी डॉल मनन प्यार से रिया को बेबी डॉल बोलता था क्योंकि रिया थी ही किसी डॉल जैसी। फिर मनन रिया से कहता घर चले दादी ने तो आज फिर मेरी क्लास ले ली सुबह सुबह, अब तुम टाइम पर घर नहीं जाओगी तो फिर से मुझे उसने इमेजिन किया दादी उसे पूरे चल के सामने उठक बैठक करवा रही ही उसके मुंह से एकदम निकलता है नहीं रिया मनन के यूं चिल्लाने से डर जाती ही है और पूछती ही क्या हुआ मनन बोलता ही कुछ बस तुम घर चलो। दोनों साथ में मंदिर से बाहर निकलते ही और घर की तरफ जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों दादी के सामने थे और दादी मनन को डांट रही था। रिया मुस्कुरा रही थी क्योंकि मनन बोहर क्यूट क्यूट फेस बना रहा था। दादी इतनी देर कैसे हो गई, मैंने तुम्हें कब से मेरी बच्ची को लाने भेजा, कितनी देर से आया हो, पक्का तुमने ही लेट करवाया होगा। दादी की बात सुन मनन रिया को देखता है जो हंस रही थी उसकी हालत पर। मनन उसे ऐसा मुस्कुराता हुआ देख के खोसा जाता है दादी की डांट से। वो होश में आता है। रिया दादी को समझती ही गलती उसकी थी तो दादी रिया को बोलती है तू चुप रह, मुझे पता ही तू बस इस बंदर को बचाने की कोशिश कर रही ही, ये बस ये से फुदकता रहता है और मेरी बच्ची को भी अपने जैसा बना रहा है। तू दूर रहा कर बेटा इससे, नहीं तो पता नहीं ये बंदर तुझे कहाँ छोड़ आएगा। मनन का तो दिमाग ही सुन हो गया दादी की बातें सुन के। मतलब दादी ने ठान ही लिया था कि वो उसे सुनने का एक मौका नहीं छोड़ेगी। बेचारा मनन रिया अपनी दादी की सुन के शोक में थी। मतलब वे वो छोटी ही पर इतनी भी नहीं कि कोई उसे कहीं भी छोड़ आए और घर ना वापस आ पाए। क्या दादी उसे 5 साल की बच्ची समझ रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक आह भरते हुए सर हिला दिया। फिर रिया ने कहा दादी मुझे कॉलेज भी जाना है और फिर इंटरव्यू के लिए भी जाना है, हम अपनी बहस बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके प्लीज, मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ फिर रेडी हो जाती हूँ। दादी उसे रोकते हुए उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही नाश्ता बना दिया, जाओ तुम फ्रेश होकर फिर नाश्ता करते ही फिर रिया वहां से चली जाती ही है और मनन दादी की हेल्प करने लगता है। पर दोनों अभी झगड़ रहे थे। रिया ने दोनों की बात और इनका कुछ नहीं हो सकता ही है। बीबी आज के लिए इतना ही, ओके बाय दोस्तों, गुड नाइट। एपिसोड 6 जॉब। थोड़ी देर में रिया फ्रेश होकर रेडी होके आ गई। उसने बोहर सुंदर सा येलो कलर का कुर्ता और पैंट पहना था और माथे पे छोटी सी ब्लैक बिंदी, मेकअप के नाम पर आंखों में काजल लिप बाम लगाया हुआ था। इतने में ही रिया बोहर खूबसूरत लग रही थी, जो भी देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। रिया अपनी दादी और मनन के पास आती ही और पूछती ही मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी बात सुनकर दादी उसकी बलाई लेने लगती है और बोलती हे मेरी बच्ची से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। दादी की बात सुन के रिया कहती ही दादी आप भी। दादी उसे बोलती ही चल अब जल्दी नाश्ता कर, फिर तुझे जाना भी है। उनकी बात सुन के रिया जल्दी से मनन के बगल में बैठ जाती है। रिया के बैठे थे मनन जो कब से रिया में खोया हुआ था वो होश में आता है और रिया से कहता मैं तुम्हें कॉलेज भी छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम्हें जहां जॉब के लिए जाना है वहां भी लेके चलूंगा। ओके रिया उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी मनन उसे अकेले नहीं जाने देगा। अब दोनों ही घर से बाहर आ जाते हैं। मनन उसे कॉलेज के गेट पर छोड़ के और ने बोलकर चला जाता ही क्योंकि उसे सुबह तो उसके पापा के बोहर सारे कॉल आ गया थे। उसे पता था उसके पापा बोहर गुस्से में होंगे, इसलिए वो जल्दी वहां से निकल जाता है। रिया भी कॉलेज के अंदर चली जाती ही। रिया को अब 1 वीक ही हुआ है कॉलेज में एडमिशन लिए हुए, यह अभी कोई उसका फ्रेंड नहीं ही, इसलिए रिया अपनी क्लास में चली जाती है और अपनी स्टडी में लग जाती ही। बट वो महसूस कर रही थी जैसे कोई उससे घूर रहा ही। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। वो फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। क्लास के सारे लड़के रिया के फैन बन गए थे जब से रिया यह आए ही हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता, पर हमारी रिया ही जो सबको इग्नोर कर देती है। आए कॉलेज में काफी चहल पहल थी। रिया की अभी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वो कॉलेज के कैंटीन में चली गई और अपने लिए कॉफी ली और वहीं पर एक टेबल पे जाके बैठ गई। वो अभी कॉफी पी ही रही थी कि इतने में एक लड़की उसके पास एक बोलती ही क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं। पहले तो रिया सोचती ही फिर उसे बैठे का बोलती है। वो लड़की खुशी से बैठ जाती है और रिया से बोलती है हाय मेरा नाम अनु है और तुम। रिया भी मुस्करा के बोलती है मैं रिया हूँ। दोनों ही आपस में बात करते हैं और दोनों को पता चला दोनों सेम क्लास में है। दोनों अपनी कॉफी खत्म करती ही और क्लास में वापस चले जाती है। ऐसे ही क्लास खत्म होती ही रिया और अनु बाहर आते। अब दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अनु रिया से बोलती है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, मेरे पास स्कूटी ही। रिया उसे मना करती है और कहती ही तुम्हें परेशान मत, मुझे कोई लेने आ रहा ही। इतना सुन अनु बोलती ही ओके मैं चलती हूँ, कल मिलते हे। ओके दोनों एक दूसरे को बाय बोलती है और अनु अपने रास्ते चली जाती है। थोड़ी ही देर में रिया के सामने एक बाइक आके रुकती है। रिया उसे घूरते देखते हुए कहती ही अगर मैं
लेट हुई और जॉब नहीं मिली तो तुम तो गया मनन उसे सारी। बोलता है फिर रिया भी उसके साथ बाइक पर बैठ जाती ही क्योंकि उसे भी जल्दी जाना था। दोनों ही अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। रिया मनन से पूछती है कुछ हुआ ही क्या तुम्हें। मनन उसकी बात सुन एकदम से ब्लैक हो जाता ही फिर खुद को नॉर्मल करके बता है ऐसा कुछ नहीं है। रिया बोलती सच बोल रहे हो ना मनन, और हाँ मेरी डॉल तुमसे झूठ बोले मैं क्या करूंगा। रिया को भी यही लगता वो कुछ ज्यादा सोच रही। हाँ इधर मनन अपने मन में सारी डॉल अभी कुछ नहीं बता सकता। पहले तुम्हारी जॉब जरूरी ही, फिर दोनों ही खोमच थे। थोड़ी ही देर में उनकी मंजिल आ जाती ही। ये एक 7 स्टार होटल था, बोहर ही खूबसूरत देखने। रिया तो बस देखती ही रह गई। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था पर मनन ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा घबराओ मत, नॉर्मल रही। रिया ने फिर वैसे ही किया और दोनों अंदर चले गए। जितना ये होटल बोहर से खूबसूरत तो उससे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। रिया ने इतना खूबसूरत होटल कभी नहीं देखा था। सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर उन्होंने रिसेप्शन पे एक मैनेजर के बारे पूछा। उस दिशा ने चली गए जहाँ रिसेप्शन पे बैठी लड़की ने बताया था। कुछ टाइम में वो उस होटल के मैनेजर के पास पहुंच गया और रिया ने उन्हें अपने बारे में बताया। मैनेजर रिया को बड़े ध्यान से देख रहा था। उससे रिया बोहर कम उम्र की लग रही थी। उसने रिया से पूछ, रिया ने अपनी उम्र सही बताए और बताया कि 2 महीने बाद 18 की हो जाएगी। मैनेजर ने सोचा ठीक ही फिर इतना बोल उसने रिया को उसकी जब के बारे में बताया कि उसे होटल में जो गेस्ट आएंगे उनका अच्छे से ध्यान है। उन्हें जो चाहिए टाइम पर लेके जाना, शिकायत नहीं आनी चाहिए वरना ये जब नहीं रहेगी उसके पास। और बाकी की फॉर्मेलिटी करती ही और कल से वो उसे ज्वाइन करना ही। ये मैनेजर उसे बता देते ही वो भी हाँ बोले मनन के साथ होटल से बाहर आ जाती ही और मनन से कहती एक बार फिर तुमने मेरी हेल्प की, मैं कैसे तुम्हें थैंक यू कही कुछ समझ नहीं आ रहा ही। मनन उसे डांटते हुए अब तुमने मुझे थैंक यू बोला तो देखना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। उसकी नौटंकी देख रिया मुस्कुरा देती है और दोनों ही होटल से घर के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर में घर पहुंच भी जाते हैं। एपिसोड 7 इंडिया जाना। लंदन एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई इतनी थी देखने वाले की गर्दन में दर्द हो जाए। इसी बिल्डिंग के 25 फ्लोर पर यह फ्लोर पूरा खाली था। वहां सिर्फ 2 केबिन बने हुए थे। एक केबिन इस वक्त बंद था पर दूसरा केबिन, ये केबिन था हमारे रियांश का। इसकी थीम ब्लैक और ग्रे थी। यहाँ की हर चीज एंटीक थी। ये सेंटर में एक कांच की टेबल थी जिसपे हर एक चीज तरीके से रखी हुई थी। इसी के पास एक रेस्ट रूम था। वही एक वॉल पर किसी की बड़ी सी फोटो थी, वो दिखने बोहर सुंदर थी। उन्होंने एक पिंक साड़ी पहनी हुई थी। ये केबिन बोहर बड़ा था कि तभी गेट खुलने की आवाज आती है और एक ब्लैक जूते की जोड़ी अंदर आती है और आके उस बड़ी सी चेयर पर आके बैठ जाती है जो उस कांच की टेबल के पास ही रखी थी। वो रियांश पूरे केबिन को देखता है, उसे सब ठीक लगता है। फिर वो उस तस्वीर को देखता है। कुछ पल इस देखने के बाद फिर वो अपने काम में लग जाता है। लैपटॉप पर उसकी उंगलियां नाच रही थी, वो इतना सीरियस लग रहा था। तभी उसका फोन बजता है। फोन की रिंगटोन सुन के उसने फोन की तरफ देखा। उसपे उसके मैनेजर कॉल आ रहा थे। उनसे कॉल उठाया और कहा अगर तुम फिर से वही बोलने वाले हो तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैनेजर घबरा जाता है और बोलता है सॉरी सर, जो बोलना है जल्दी बोलो वरना तुम जानते हो मुझे गुस्सा आ गया तो। फिर मैनेजर डर जाता है और बड़ी हिम्मत करके बोलता है सर वो बार बार पूछ रही है, उनकी तबीयत और खराब हो रही है, अब उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो मुझे बार बार कॉल कर रही ही। इतना सुन के रियांश कॉल काट देता है। बेचारा मैनेजर, उसकी तो जब से सांस ही अटकी हुई थी वो अब जाके खुले सांस लेता है और बोलता है क्या मुझे यही शैतान के पास जॉब करनी थी। और इधर रियांश के केबिन में शांति छाए हुई थी। वो किसी गहरी सोच में था। तभी फिर एक बार उसका कॉल आता है। वो पहले तो इग्नोर करता कॉल, फिर बजता है। रियांश बिना देखे कॉल उठता ही पर बोलता कुछ नहीं है। उधर से आवाज आती है और कितने तड़पाएंगे आप हमें, हम तो वैसे भी नहीं जीना चाहते पर ये सांसें साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। वो ये आंखें तरस रही ही आपको देखने के लिए, एक बार आ जाए बस, आखिरी इच्छा समझ के ही पूरी कर दो। रियांश बस खामोशी से सब सुन रहा था। उसने आगे कुछ नहीं सुना और कॉल काट दिया और उस तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। उसके दिमाग क्या चल रहा था ये कोई नहीं समझ सकता था। कुछ देर बाद वो फिर से अपने काम में बिजी हो गया। वही दूसरी ओर इंडिया में आज रिया जल्दी उठ गई थी और अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी। दादी उसे बोल भी रही थी बेटा सब हो जाएगा, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं सब कर लूंगी। रिया उनकी बात बीच में काटते हुए नहीं दादी, माना आप अभी बोहर यंग पर फिर भी मैं नहीं चाहती अब परेशान हो, अब बस रेस्ट करो मैं सब कर दूंगी। उसने फटाफट सारा काम
खत्म किया और रेडी होने चले गई और वो रेडी होके आए और दादी के साथ नाश्ता किया और उसको गले लगाया और ने बोले बाहर चली गई। उसने देखा आज मनन वहां नहीं था, उसे अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद कहीं बिजी होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से ऑटो लिया और कॉलेज निकल गई। पूरा दिन कॉलेज में बिताने के बाद रिया होटल गई और आज उसका एक दिन था जॉब का, इसलिए उसने मैनेजर से मिलके अपने काम समझ के अपने काम करने लगी। पर वहां का सारा स्टाफ रिया की खूबसूरती देख के हैरान था, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लड़कियां तो जल रही थी रिया की खूबसूरती से, पर हमारी रिया ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया और जैसा मैनेजर ने बताया और अपने सारे काम अच्छे से करने लगी। पता ही नहीं चला कब उसे रात के 8 बज गया। वो मैनेजर के पास गई और उनसे घर जाने का बोल के चली गई। बाहर आई तो देखा मनन वहां खड़ा था। उसे देखकर उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। फिर वो उसके पास गई और बोला तुम सुबह क्यों नहीं आए। उसकी बात सुन के मनन ने कहा थोड़ा बिजी था डॉल। अच्छा ठीक है अब हम चले। मनन बाइक स्टार्ट करता है और दोनों घर की तरफ चल देते ही है। घर पहुंचकर रिया मनन को बोलती है घर चलो, पर वो मना कर देता है और रिया को ने बोले चला जाता है। रिया को उसका बिहेवियर अजीब लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान ना देके अपने घर की तरफ चल देती है और फिर दादी को सब बताती है उसने क्या क्या किया और दोनों साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। वही रियांश अपने विला आता ही और अपने रूम की तरफ जाता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है और कुछ देर में फ्रेश होकर आता है और बालकनी में चला जाता है और स्मोक करने लगता है। थोड़ी देर इसे ही रहने के बाद अचानक उसका फोन बजता है। ये उसके मैनेजर का हो कॉल था। फोन उठता ही उधर से आवाज आती ही वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई ही, शायद इसी उसकी आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि उसे फील गया था रियांश को उसने गुस्सा दिला दिया। इतने रियांश की आवाज आए जेट रेडी करो हम इंडिया जा रहे हैं और कॉल काट कर दिया। उसकी बात सुन मैनेजर चैन की सांस लेता ही और सारी तैयारी करने में लग जाता है। वही रिया वही अपने सारे काम करने के बाद कॉलेज चली जाती है और अपनी स्टडी में बिजी हो जाती है। पर पता नहीं क्यों आज उसका मन नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी जैसे कुछ बुरा होने वाला है, पर वो अपने सारे ख्याल साइड में कर अपनी स्टडी फोकस करती है। और इधर लंदन में रियश रेडी हो चुका था इंडिया निकलने के लिए। वो अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी महंगी गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर अपने जेट की तरफ जाता ही उसके साथ उसका मैनेजर और बॉडीगार्ड भी थे। रियांश इतना हैंडसम लग रहा था कि पूरे एयरपोर्ट के लोग उसे घूर रहे थे। लड़कियां तो पागल हो रही थी। रियांश के फेस पर मास्क था फिर भी कहर ढा रहा था, पर हमारा रियांश सबको इग्नोर करके अपने जेट के पास चला गया और उसमें जाके बैठ जाता है। रियांश का जेट भी अंदर से शानदार था। रियांश अंदर जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर अपने मैनेजर की तरफ देखता है। जैसे ही मैनेजर उसे अपनी तरफ देखता हुआ पता ही तू घबरा जाता है। सर मैम दिल्ली में है, उनकी तबीयत अचानक खराब हुई इसलिए वही एडमिट किया गया है, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। फिर रियश अपना चेहरा अपने फोन की तरफ कर लेता है। मैनेजर को तो अब सांस आती है। फिर रियांश की आवाज उसके कानों में पड़ती तुम्हें टाहिना, हम एक दिन से ज्यादा वहां ना ही रुकेंगे, वापस आने की अरेंजमेंट कली है तुमने। जी सर सारी अरेंजमेंट हो गई ही और जैसा आपने कहा हम अपने ही होटल में जा रहे हैं। ओके रियांश इतना बोलता है और उसे जाने के लिए बोलता है और कुछ सोचने लगता है। और इधर कुछ घंटों का सफर तय करके उसका जेट दिल्ली के एयरपोर्ट पे लैंड करता है। रियांश फिर से अपना मास्क लगता है और बाहर आता ही और जहां उसकी कार खड़ी थी एयरपोर्ट ये भी वही हाल था। रियांश जहां जाता सबका अटेंशन उसे ही मिलता। लड़कियां तो पूरी कोशिश कर रही थी उसके करीब पहुंचने की, पर रियांश के बॉडीगार्ड उन्हें पहुंचने भी नहीं दे रहे थे। बेचारी बस आह भरती रह गई। रियांश फिर अपनी गाड़ी में बैठता और वहां से दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल जो उन्हीं का था वहां के लिए निकल गया। मैनेजर ने पूछा क्या आप पहले होटल जाना चाहेंगे। रियांश ने साफ मना कर दिया पहले हॉस्पिटल। फिर मैनेजर ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी चल पड़ती ही हॉस्पिटल की तरफ। रियांश ये ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो सीधे हॉस्पिटल जा रहा था ताकि वो उस इंसान से मिल सके, जल्दी ही इसे वापस लंदन चला जाए। और इधर रिया भी होटल के लिए निकल गई थी और जैसे ही वो होटल पहुंची तो देखा सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक लड़की को रोककर पूछा क्या हुआ ही यहाँ। उस लड़की ने जो रिया की तरह ये जॉब करती थी उसने बताया सर ने बताया कि जो ये क्यों नहीं वो यहाँ आ रहे ही और वो बोहर गुस्से वाले ही, उन्हें एक भी गलती पसंद नहीं और सामने वाले को सजा देने में टाइम नहीं लगाते हैं, इसलिए उनके लिए सब उसी में लगे ही, तुम भी शुरू हो जाओ। रिया भी अपने कामों में लग जाती है। चेन्नई अनजान लड़की।
रिया के गेट ओपन करके देखा, वहां एक खूबसूरत सी लड़की थी। रिया उससे पूछती ही, जी आपको किसी मिलना है? तभी वो लड़की रिया से बोलती है, उसे रियांश से मिलना ही। रिया ने इसलिए उससे पूछा क्योंकि कल उसके साथ वाली लड़की का रियांश ने जो हाल किया था वो नहीं चाहती थी किसी और के साथ हो। फिर रिया रियांश से पूछती ही, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है? रियांश साफ मना कर देता है। रिया भी उस लड़की को मना कर देती है और गेट जैसे ही बंद करने वाली होती है वो लड़की जबरदस्ती अंदर आ जाती है और रियांश के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही रियांश किसी को अपने सामने महसूस करता है फिर भी वो अपना लंच करने में बिजी रहता है। वो ये देखना भी जरूरी नहीं समझता उसके सामने कौन है। वो लड़की जब देखती ही रियांश ने उसे देखा तक नहीं उसे हट होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी वो खुद को संभालती है। उधर रिया बस उन दोनों को देख रही थी। तभी वो लड़की रियांश से बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आप एक बार मुझे देखोगे भी नहीं? अब वो खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। और एक रियांश था जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रिया ने जब ये देखा उसे बहुत बुरा लगा उस लड़की के लिए, पर वो क्या ही कर सकती, इसलिए वो बस उसे ऐसे रोते हुए देखती रही और अपने मन में रियांश को कोस रही थी। पता नहीं इसने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है। फिर वो लड़की रियांश से बोलती है, अब इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? अब सुन रहे हैं ना? फिर भी रियांश कुछ नहीं बोलता। तो वो रियांश का हाथ जैसे ही पकड़ने वाली होती है रियांश जोर से चिल्लाता ही, डोंट टच, वरना। वो लड़की भी बोलती है, वरना क्या करेंगे? मुझे भी मर देंगे, मर दीजिए, ऐसे जीने से तो अच्छा ही है। रियांश को उसकी बात सुन के बोहर गुस्सा आता है। फिर वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और रूम से बाहर करके गेट बंद कर देता ही वो लड़की चिल्लाती रह जाती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज गेट खोले। वो वही रोती रह जाती है। रिया ये सब देखती है तो खुद को बोलने से रोक नहीं पाती, क्योंकि उसे रियांश पर बोहर गुस्सा आ रहा था। वो रियश के पास जाती ही और बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकते? वो लड़की कितना रो रही थी, आपके सीने में दिल नाम की चीज है भी या नहीं? अब बहुत बुरे हो, कल भी अपने उस लड़की का हाथ ही काट दिया बिना वजह। वो तो अपना काम कर रही थी ना। आपको क्या लगता आप इस होटल के ऑनर हो तो कोई कुछ बोलेगा नहीं? मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी, आपको सजा दिलवाऊंगी, देखना। रियांश को पहले तो रिया पर बोहर गुस्सा आता ही फिर वो एकदम जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी इसी हंसी देख के रिया एक पल के लिए डर जाती है। रियांश से ही उसके करीब आने लगता है। उसकी स्माइल बिल्कुल किसी शैतान से कम नहीं थी, वो खुद अभी किसी शैतान की तरह लग रहा था। रियांश का फेस तो नहीं दिख रहा था पर उसकी आंखें ही काफी थी, रिया को डराने के लिए काफी था। वो रिया के एकदम करीब आ गया था और रिया तो डर की वजह से उसे देख तक नहीं रही थी और रियांश उसे ही देख रहा था। फिर रियांश ने कहा, क्या बोल रही थी तुम? फिर से बोलना। रिया तो इतना डर गई थी उसने ना मैं अपना सर हिलाया, बोल तो उसके मुंह से निकल नहीं रहे थे। अब रियांश का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब वो किसी से कुछ पूछे और सामने वाला जवाब ना दे। ये देख के रिया कुछ नहीं बोल रही है। रियांश जोर से चिल्लाता है, मैंने कुछ पूछा? तुम्हारे मुंह में जुबान है ना, तो जवाब दो। मुझे नहीं पसंद कोई मुझे इग्नोर करे, समझी? उसकी बात सुन रिया और ज्यादा डर गई और उसे वो कल वाली लड़की याद आ गई जिसका रियांश ने हाथ ही काट दिया था। वो याद करते ही रिया जोर से रोने लगी और रियांश को बिना देखे ही बोलने की कोशिश की। फिर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे जाने दीजिए, इतना बोल वो और ज्यादा रोने लगी। पर पता नहीं क्यों रियांश को उसे रोता हुआ देख अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मन कर रहा था वो उसे रोने ना दे पर अपने ये खाया साइड में रख और गुस्से से बोला, तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं, इसलिए आगे से ध्यान रखना। मुझे ये फालतू की धमकी और मुझे इग्नोर किया तो अगली बार सीधे मौत के दर्शन करवाऊंगा, समझ गई न? रिया ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। रियानश ने कहा, मुंह में जुबान है ना? इतना सुन रिया जल्दी से नहीं करूंगी गुड गर्ल, क्या अब मैं जाऊं? पर रियांश ने कुछ नहीं बोला। फिर रिया ने हिम्मत करके सर उठा के देखा तो पाया रियानश उसे ही देख रहा ही। उसकी वो दरवानी आंखें देख रिया ने अपनी आंखें बंद कली और उसकी ऐसी हरकत देख रियांश के चेहरे पे स्माइल आ गई और पल भर में ही चली भी गई। फिर उसके कानों में रिया की आवाज आई, मैं जाऊं? ठीक है जाऊं। रिया अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से भागी और गेट खोलने ही वाली थी कि उसके कान में रियाश की आवाज आई, मैं जब तक ये हूं, मैं जब भी बुलाऊंगा तुम ही आओगी, समझ गई? इस पर रिया ने बिना मुड़े हाँ में सर हिलाया। फिर उसे रियान की बात याद आई, उसने पलट कर बिना रियांश की तरफ देखे कहा, ओके सर। और
पूरी स्पीड से भाग गई। उसके जाते ही रियांश ने अपना मास्क निकाला और वही सोफे पे बैठकर स्मोक करने लगा और किसी को कॉल किया। उधर से आवाज आई, जी सर वो यहाँ क्यों आई थी? उधर से आवाज आई, सर उन्हें बाहर रोका पर वो नहीं मानी, मुझे वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 घंटे में समझे, और कॉल काट दिया। फिर वो कुछ सोचने लगा, तभी उसे रोता हुआ रिया का फेस याद आ गया, उसकी आंसुओं से भरी वो बड़ी बड़ी पलकें, उसकी वो छोटी नाक जो रोने से रेड हो गई थी। एकदम से रिया होश में आया, ये क्या था, मुझे वो क्यों दिख रही है? फिर अपने सारे ख्याल एक साइड करता है और अपने लैपटॉप में ईमेल चेक करने लगता है। एपिसोड 10 जलन। रिया जल्दी से आती ही और होटल के ही स्टाफ का रेस्ट रूम वहां जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फिर खुद से बोलती है, मैं अब कभी उनके पास नहीं जाऊंगी वरना वो मुझे भी मर देंगे, अगर मुझे कुछ हो गया तो दादी का क्या होगा? ये सोच वो घबरा जाती ही और खुद से सोच लेती है कि रियांश के पास अब दोबारा नहीं जाएगी। फिर उसके बाद अपने और बाकी काम में बिजी हो जाती है। रियांश के रूम में एक आदमी सर झुकाए खड़ा था और रियांश कोई फाइल पढ़ रहा था। फाइल पढ़ने के बाद, तुम्हें पता ही न राणा, मैं यहाँ भले नहीं हूं पर मुझे यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सॉरी सर, अब जानते हैं वो लोग कैसे हैं, उन्हीं की वजह से दादी सा हॉस्पिटल पहुंच गई, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे आपको यहाँ कैसे बुलाया जाए। उस आदमी ने बोला। रियाश के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उस आदमी को रूम का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस होने लगा। उसने रियाश की तरफ देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि रियाश इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर उस आदमी के कानों में रियाश की आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ किसी के बुलाने से आया हूँ? रियांश सिंह राठौर किसी के बुलाने से आएगा? ये सुन राणा माफी मांगने लगा। फिर रियांश बोला, राणा अब वक्त आ गया है उनको उनकी हैसियत दिखाने का। शेर अगर शांत बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि उसे पता ही ना हो कि उसके जंगल में क्या हो रहा है। अब बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब वार होगा, वो भी सामने से। राणा तैयारी करो, क्योंकि अब वो होगा जो वो चाहते हैं ना हो, पर याद रहे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, मैं वहां आ रहा हूँ, समझे? जी सर। इतना बोल राणा चले जाता है। फिर रियाश अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। आज रिया घर जल्दी चले गई थी, उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैनेजर ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि रियांश जैसे इंसान को झेलना कोई आसान बात नहीं, और रिया तो 2 बार उसके पास गई और जिंदा भी लौट के वापस आ गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो समझ सकता था रिया की उम्र ही क्या है, उसे दिख रहा था रिया थोड़ी डरी हुई है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। रियाश ने भी अपने सारे काम खत्म किए और टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। उसे पता ही नहीं चला टाइम का। उसने किसी को कॉल किया, क्या वो सुरक्षित पहुंच गई है? उधर से आवाज आई, जी सर। बस इतना सुन के रियांश ने कॉल काट दिया। फिर उसके मैनेजर का कॉल आया, सर क्या मैं आपके लिए डिनर भिजवा दूं? मैनेजर की बात सुनकर रियांश को रिया याद गई। ओके, इतना बोल रितांश ने कॉल काट दिया। फिर शावर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, इतने उसके गेट पर नॉक हुआ। रियांश ने गेट खोल तो देखा सामने कोई और लड़की खाने के साथ खड़ी थी। ये देख रियांश ने गेट उसके मुंह पे मार दिया और उसके ऐसा करने से वो लड़की भी डर गई। फिर रियांश ने अपने मैनेजर को कॉल किया और कहा, वो लड़की मेरे रूम में आई थी, उसी को भेजो, समझे? इतना बोल उसने कॉल कट कर दी। उधर मैनेजर जल्दी से होटल मैनेजर से मिला और पूछा, सर के रूम में कौन सी लड़की गई थी? इससे पहले मैनेजर ने उसे बताया वो तो घर चली गई, उसका टाइम 8 बजे का है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जल्दी चली गई। मैनेजर ने पूछ किया हुआ, सर वही लड़की को बुला रहे हैं, अब मैं क्या करूं? वो जैसे तैसे हिम्मत करके रियांश को कॉल करता। उधर से कॉल उठता है पर कोई आवाज नहीं आती। मैनेजर थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोलता, हे सर, वो जो लड़की आपके रूम में आई थी वो अपने घर चले गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वो बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि कॉल कट चुका था। उसने चैन की सांस ली और उधर रियांश अपने सोफे पे बैठा और स्मोक करने लगा। फिर बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया। इतना बोल वो वहां से उठा और रेडी होके होटल से बाहर निकल गया। वो अकेला ही गया था। दिल्ली की सड़कों पर उसकी कार हवा से बातें कर रही थी, पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी उसकी गाड़ी एक झटके से रुकी और सामने का नजारा देख वो गुस्से में आ गया और बड़े ध्यान से वहां देखने
लगा और वही रियांश की गाड़ी से थोड़ी दूर एक आइसक्रीम पार्लर में रिया और मनन बैठे थे। दोनों बहुत मस्ती करे थे। मनन बार बार रिया की आइसक्रीम खा रहा था जिससे रिया चिढ़ रही थी और गुस्से में उसकी भी आइसक्रीम ले ली और दोनों खाने लगी और बेचारा मनन मुंह देखते रह गया। और फिर रिया आइसक्रीम खाते खाते उसे चिढ़ा भी रही थी और डांस भी करने लगी और दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे, पर किसी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रियांश ने अपनी कॉल को होटल की तरफ पलटा और वहां से चला गया। वही रिया इन सब से बेखबर अपनी ही मस्ती में उसने मनन से कहा, तुम्हें कैसे पता चल जाता ही मैं उदास हूं। उसकी बात सुन मनन बोलता है, बस इसे ही। फिर रिया बोलती है, सच में तुम नहीं होते तो क्या कभी इसे खुशी के पल मेरी लाइफ होते। रिया फिर से उदास हो जाती है जिससे मनन झूठा गुस्सा दिखाते हुए, तुम अगर फिर से उदास हुई तो मैं तुम्हारी प्यारी दादी को किसी बुरे दादा के साथ भागा भी दूंगा। उसकी ऐसी बात सुन रिया शौक हो गई। फिर मनन को पीटने लगी, तुम्हें देख लूंगी जब देखो मेरी प्यारी दादी के पीछे पड़े रहते हो, मैं पड़ा रहता तुम्हारी दादी मेरे पीछे किसी चुड़ैल जैसी पड़ी रहती है। उसकी बात सुन रिया हैरान थी। चुड़ैल? रिया गुस्सा हो गई और बोली, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसे बोल के जाने लगती है तो मना उसका हाथ पकड़ लेता ही और सॉरी बोलता है। पहले तो रिया नहीं मानती तो मनन वही घुटों के बल बैठ जाता ही कान पकड़ लेता। उसकी इसी हरकत देख रिया स्माइल करने लगती है और फिर दोनों मनन की बाइक से घर चले जाते हैं। रिया दादी के लिए भी आइसक्रीम लेके जाती है। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने